साथियों नमस्कार। बॉमन क्लासेस के प्लेटफॉर्म पे आप सबों का स्वागत है और मैं अपने वादे के अनुसार लगातार वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आ रहा हूं। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि सेंट्रोजोम और सेंट्रियोल में बेसिक अंतर क्या है, अगर आप ये जानना चाहते हैं कि सेल को शेप यानी आकार कौन प्रोवाइड करता है, अगर आप ये जानना चाहते हैं कि कोशिका के अंदर जो कोशिकांग होते हैं उनके मूवमेंट को कौन कंट्रोल करता है, अगर आप जानना चाहते हैं कि कोशिका विभाजन के समय में कौन ऑर्गेनेल मदद करता है, अगर आप यह जानना चाहते हैं कि बिना मेम्ब्रेन का राइबोसोम के अलावा और दूसरा स्ट्रक्चर कौन है, तो आज का ये वीडियो जरूर देखिएगा। ये बहुत सारा कॉन्सेप्ट आपको खोलेगा और मैं आप लोगों को बार बार कहता हूँ कि रटने के अलावे आप कंटेंट पढ़िए, सब्जेक्टिव चीज़ों को पढ़िए। कोई किताब भी अगर आप फॉलो कर रहे होंगे तो कोशिश कीजिए कि चीज़ों को सब्जेक्टिव पढ़ें। एनसीईआरटी फॉलो कीजिए या और भी दूसरी टेक्स्ट बुक को फॉलो कीजिए। गाइड से थोड़ा परहेज कीजिए। गाइड हमेशा रिवीजन के लिए होता है और बिहार के बच्चे ज़्यादातर क्या करते हैं, गाइड को मुख्य किताब बनाकर पढ़ते हैं। इस वजह से उनको बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है और मैं दावे के साथ कहता हूँ कि अगर आप मेरे टिप्स को फॉलो कीजिएगा तो आपको बहुत कम मेहनत करना पड़ेगा। आप हमेशा चीज़ों को, तथ्य को रटते रहते हैं, जिसका दुष्परिणाम क्या होता है कि अगर चॉइस थोड़ा बहुत भी इधर उधर वैरी किया तो आपको एग्जाम हॉल में परेशानी का सामना करना पड़ता है। आप कंफ्यूज होते हैं और आपका आंसर गलत हो जाता है और जब हॉल से बाहर निकलते हैं तब लगता है आपको कि आपसे गलती हुई। तो अगर इन चीज़ों से बचना चाहते हैं, अगर चाहते हैं कि साइंस में आपका स्कोर बहुत अच्छा हो, क्योंकि साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है, आप ये समझिए कि साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें स्कोर काफ़ी अच्छा निकलता है और जो भी आप देखेंगे, जो पास करने वाले, क्वालिफाई करने वाले अधिकांश बच्चे साइंस में बहुत बढ़िया परफॉर्म करते हैं। मेरा ये ट्रैक रिकॉर्ड भी है, मैंने देखा, इसको बहुत बढ़िया से एनालाइज भी किया है। तो अगर वहाँ अच्छा परफॉर्म करते हैं, जैसे साइंस हो गया या करंट अफेयर हो गया, ये ऐसे सेक्शंस होते हैं जो अमूमन बच्चों का प्रॉब्लम क्रिएट करता रहता है। तो इन जगहों पे अगर आप अपनी पकड़ मजबूत बनाते हैं तो आप बहुत अच्छा तरीके से और बहुत कम मेहनत में बड़ी बड़ी सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। तो आज हम उसको, कोशिका को कंटिन्यू करते हैं और ये मेरा उम्मीद है कि लेक्चर 8वां होगा और 8वें लेक्चर में मैं आप लोगों के बीच आज दो ऑर्गेनेल लेकर, दो स्ट्रक्चर लेकर हाजिर हूँ। पहला है सेंट्रोजोम और सेंट्रियोल। यहाँ देखिए मैंने सेंट्रोजोम और ऑब्लिक सेंट्रियोल लिखा है। आप हमेशा रटते रहते हैं, दोनों को कई बार आप एक समझते हैं, या तो आप सेंट्रियोल पढ़ते रहते हैं या सेंट्रोजोम पढ़ते हैं। तो थोड़ा सा दोनों में बेसिक डिफरेंस है। दोनों को क्या क्या बेसिक डिफरेंस है उसको इस डायग्राम में हम लोग समझते हैं। कि देखिए, एक तो ये स्ट्रक्चर आप देख पा रहे हैं कि जो पर्पल कलर में, ये जो पर्पल कलर में आप देख रहे हैं परपेंडिकुलर है एक दूसरे के और ये प्रोटीन फिलामेंट्स का बना हुआ है, इसको हम लोग सेंट्रियोल कहते हैं। जब ये दोनों एक साथ अटैच होता है और उसके चारों तरफ में एक डेंस साइटोप्लाज्मिक मटेरियल जमा हो जाता है, तब इस पूरे स्ट्रक्चर को, ये जो पूरा स्ट्रक्चर देख रहे हैं ना, ये पूरा स्ट्रक्चर आपको क्या कहलाता है, सेंट्रोजोम कहलाता है। तो सेंट्रोजोम और सेंट्रियोल में क्या बेसिक फर्क है वो समझिए। सेंट्रियोल केवल ये प्रोटीन फिलामेंट्स हैं, बीच में जो देख रहे हैं दो, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। और सेंट्रोजोम जो है, प्रोटीन फिलामेंट्स, ये दोनों के अलावे जो इस तरह के कंडेंस मटेरियल्स हैं, ये सामूहिक रूप से सेंट्रोजोम कहलाता है। एक बात ध्यान देना है कि यहाँ भी देखिए कि कोई इस तरह का मेम्ब्रेन या झिल्ली हमने नहीं बनाया, जैसा कि राइबोसोम में बताया था वह उसी तरह से यह भी बिना मेम्ब्रेन यानी बिना झिल्ली का कोशिकांग है। ये ऐसा ऑर्गेनेल है जो किसी भी मेम्ब्रेन से घिरा हुआ नहीं है। ये ध्यान रखिएगा कि राइबोसोम भी किसी भी मेम्ब्रेन से घिरा हुआ नहीं है। मैंने पहले भी बताया, दो मेम्ब्रेन, सिंगल मेम्ब्रेन और विदाउट मेम्ब्रेन। तो यह भी विदाउट मेम्ब्रेन, जिसको हम लोग हिंदी में झिल्ली भी कहते हैं, स्ट्रक्चर है। ये याद रखिएगा, ये एकदम याद रखिएगा, ये सवाल आपको पूछने योग्य है। दूसरा कि सेंट्रोजोम एक, मतलब समझिए कि कंबाइंड स्ट्रक्चर है और सेंट्रियोल उसका एक पार्ट है। सेंट्रोजोम, सेंट्रियोल सेंट्रोजोम का एक पार्ट है। ये आज आप जरूर दोनों के बीच में डिफरेंस समझे होंगे। और दूसरा है कि ये एनिमल यानी जंतु कोशिकाओं में पाया जाएगा, एनिमल सेल में पाया जाएगा, जंतु कोशिका में पाया जाएगा, यानी एब्सेंट इन प्लांट सेल्स। यानी पादप कोशिकाओं में
पादप कोशिकाओं में ये नहीं रहेगा, ये ध्यान रखना है। तो कभी ऐसा सवाल आ जाए कि सेंट्रोजोम, ऐसा मान लीजिए कि सेंट्रोजोम या सेंट्रियोल पाया जाता है, एक सवाल मान लीजिए आ गया, एक आया पादप कोशिकाओं में, बी आ गया जंतु कोशिकाओं में, सी आ गया बैक्टीरिया में, और डी आ गया सभी। बहुत बच्चे इसमें सभी आंसर करके निकलेंगे, जबकि इसका आंसर सभी नहीं होगा। क्या होगा? बी चॉइस होगा, जंतु कोशिका होगा। ये ध्यान में रखना है। तो यह ध्यान रखना है कि ये जंतु कोशिका में मिलेगा, एनिमल मतलब एनिमल में पाया जाएगा, लेकिन प्लांट में ये एब्सेंट होगा। एक दूसरी बात कि ये हमेशा यूकैरियोट में पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा? यूकैरियोट में पाया जाएगा, जबकि आपको प्रोकैरियोट यानी बैक्टीरिया में ये एब्सेंट होगा। प्रोकैरियोटिक सेल्स में एब्सेंट होगा। तो कहाँ कहाँ एब्सेंट होगा? प्रोकैरियोट में एब्सेंट होगा और पादप कोशिका में अंतर होगा। एक सवाल मान लीजिए ऐसा आ गया कि सेंट्रियोल पाया जाता है। आप इसको देखिए, चॉइस देखिए, एक बैक्टीरिया में, बी चॉइस आया पादप कोशिका में, सी चॉइस आया दोनों में, और डी चॉइस आया इनमें से किसी में नहीं। देखिए कितना चैलेंजिंग क्वेश्चन है। अगर सही से अगर आप इसको नहीं पढ़िएगा, इसका आंसर क्या होगा? इनमें से किसी में नहीं। बहुत लोग इसको दोनों बना के निकल जाएगा। कोई लोग मान लीजिए हो सकता है बैक्टीरिया में निकल जाए, कोई पादप में निकल जाए, लेकिन बहुत मैक्सिमम बच्चा दोनों में लेके निकलेगा, जबकि आंसर क्या होगा? इनमें से किसी में नहीं। तो मुझे लग रहा है कि आप समझ गए होंगे सेंट्रियोल और सेंट्रोजोम में क्या फ़र्क है, सेंट्रियोल और सेंट्रोजोम में क्या फ़र्क है, ये समझ गए होंगे। ये बिना मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर है, एनिमल कोशिका में पाया जाएगा, जंतु पादप कोशिका और प्रोकैरियोट में नहीं पाया जाएगा। ये पूरा स्ट्रक्चर सेंट्रोजोम है, विदाउट मेम्ब्रेन है, और इसमें जो प्रोटीन का ये फिलामेंट्स हैं, दो परपेंडिकुलर एक दूसरे के ऊपर लाई करता है, उसको हम लोग सेंट्रियोल्स कहते हैं। ये प्रोटीन फिलामेंट्स का बना रहता है। एक आगे चलिए कि इसका काम क्या है। इसका काम देखिए, सेंट्रियोल जो है कोशिका विभाजन में मदद करता है, मुख्य काम इसका यही है। तो ये कोशिका है, एक विभाज, ये मतलब समझिए कि सेल मतलब ऐसा ऐसा कर सकते हैं इसको हम लोग, डिवाइडिंग सेल, यानी ये विभाजन कोशिका विभाजन के क्रम में अगर देखेंगे, हम लोग पढ़ेंगे कोशिका विभाजन, तो माइटोसिस का मेटाफेज स्टेज है ये। तो ये समझिए कि कोशिका विभाजन का एक स्टेज है। यहाँ पे गौर से देखिए कि एक सेंट्रोजोम यहाँ पे है, दूसरा सेंट्रोजोम यहाँ पे है। ये दोनों एक दूसरे मतलब ये दोनों जो है अपोजिट पोल बनाता है। क्या देख रहे हैं कि कोशिका के अंदर दो ध्रुव का निर्माण कर रहा है, और यहीं से ये धागा धागा जैसा स्ट्रक्चर देख रहे हैं निकल रहा है, जिसको हम लोग स्पिंडल फाइबर कहते हैं। ये स्पिंडल फाइबर देखिए क्रोमोजोम से जाकर जुड़ता है। कहाँ जुड़ता है? क्रोमोजोम से जाकर जुड़ता है। तो स्पिंडल फाइबर इसी पोल से जनरेट होता है। यहीं से कोशिका विभाजन के समय स्पिंडल फाइबर ओरिजिनेट करता है, यानी शुरुआत होता है वहां से, और ये जाकर के कहाँ जुड़ता है? क्रोमोजोम से जुड़ता है। और ये पोल किससे बना हुआ है? पोल किससे बना हुआ है? सेंट्रियोल से बना हुआ है। तो ये जंतु कोशिका में ऐसा होगा। पादप कोशिका में भी पोल बनता है, लेकिन विदाउट सेंट्रियोल बनता है। वहां भी कभी सवाल आएगा तो हम बताएंगे आपको। तो ये ध्यान रखिएगा कि पोल बनेगा जंतु कोशिका में कोशिका विभाजन के समय, लेकिन किसकी मदद से? सेंट्रियोल की मदद से या सेंट्रोजोम की मदद से। जबकि पादप कोशिका में बिना सेंट्रियोल या सेंट्रोजोम के बनेगा। ये ध्यान में रखना है। और इसका काम क्या है? कोशिका विभाजन में ये मदद करता है, दो पोल बनाता है जहां से स्पिंडल फाइबर ओरिजिनेट करता है। यही इसका ध्यान रखिएगा। और ये स्पिंडल फाइबर प्रोटीन का बना, प्रोटीन फिलामेंट है, ट्यूबुलिन प्रोटीन का बना रहता है। तो ये इसका काम है। आगे देखिए कि साइटोस्केलेटन। अब ये साइटोस्केलेटन यह भी यूकैरियोटिक कोशिका में पाया जाएगा, कभी भी प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाया जाएगा। प्रोकैरियोट यूकैरियोट के बीच में अंतर में भी हम लोग इसको लिखते हैं।
एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल, यहाँ लिख दिया मैंने। यह प्रोटीन फिलामेंट्स का बना होता है, यह साइटोप्लाज्म में पूरा फैला होता है। देखिए यहाँ पीला कलर का जो आप देख रहे हैं ना, धागा धागा जैसा स्ट्रक्चर, ये सब क्या है, साइटोस्केलेटन है, जो कि पूरे साइटोप्लाज्म में फैला हुआ है। ये कोशिका है, ये हमारा सेल है, ये ध्यान रखिएगा। मैं इसको अलग से भी लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को नोट्स में दिक्कत होगा। ये सेल है, तो ये ध्यान रखिएगा। ये एक कोशिका है, और बीच में जो पर्पल कलर का हम दिखाए हैं ये सब ऑर्गेनेल्स हैं अलग अलग। मान लीजिए ये केंद्रक है, ये अलग अलग माइटोकॉन्ड्रिया इस तरह का अलग अलग है, ये ध्यान में रखना है। दूसरी बात है कि ये पूरे साइटोप्लाज्म में फैला रहेगा। देखिए यहाँ पूरे साइटोप्लाज्म में फैला रहता है। ये एक डायनेमिक स्ट्रक्चर, डायनेमिक का मतलब क्या होता है कि जो अस्थायी रूप से नहीं हुआ, ऐसा नहीं कि धागा जैसा बना हुआ था पूरा अस्थायी रूप से फैला रहेगा, ये बनता बिगड़ता रहता है। देखिए यहाँ पे मैंने एक सब यूनिट्स लिए हैं, जैसे आप माला बनाते हैं ना, गेंदा फूल एक टुकड़ी में जमा कर दिए, और उसको जब हम लोग धागा में जोड़ देंगे तो एक माला बन जाएगा। जब उसको धागा को कट कट कर देंगे तो वो फिर एक फूल टुकड़ी में जमा हो जाएगा। सिमिलरली देखिए यहाँ मैंने इसको बनाया है, दोनों डायरेक्शन दिया है कि ये सब यूनिट्स हैं, मतलब फूल हैं, और ये माला है, समझिए फिलामेंट है, जिसको हम लोग साइटोस्केलेटन कहते हैं। तो ये बनता बिगड़ता रहता है, जब बनना रहेगा तो ये बन जाएगा, जब इसका जरूरत खत्म हो गया तो ये टूट के फिर अपना सब यूनिट्स में टूट जाएगा, और जो साइटोप्लाज्म में फैला रहेगा। ये ध्यान में रखना है। तो डायनेमिक स्ट्रक्चर एक बात ध्यान रखिएगा। इसका जो काम है, मतलब अर्थात बनता बिगड़ता रहता है, मैंने लिख दिया, अर्थात मतलब देखिए इसका जो काम है, काम को देखिए, कोशिका को आकार प्रदान करता है। जो सेल का शेप देखते हैं ना, नर्व सेल हो गया, या एपिथेलियल सेल देखते हैं हम लोग अलग अलग प्रकार का, या फिर हम लोग मान लीजिए मसल सेल को देखते हैं या हार्ट सेल को देखते हैं, तो जो डिफरेंट डिफरेंट तरह का आप कोशिका देखते हैं, उनका एक खास शेप होता है। वो शेप कौन मेंटेन करता है? यही साइटोस्केलेटन मेंटेन करता है। दूसरा इसका काम है कि कोशिका के अंदर जो कोशिकांग है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, मूव करके एक जगह से दूसरी जगह जाना है, गोल्जी बॉडी है, उसको मूव करके एक जगह से दूसरी जाना है कोशिका के अंदर, तो वो किसके मदद से जाएगा? साइटोस्केलेटन की मदद से जाएगा। ये ध्यान में रखना है। और दूसरा है कि कोशिका विभाजन के समय में अभी हम लोग देखें, ये स्पिंडल बना, स्पिंडल भी एक काइंड ऑफ साइटोस्केलेटन है। तो ये ध्यान में रखना है कि ये साइटोस्केलेटन का काम है। आप लोगों से मैं बार बार आग्रह करता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जब सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा, मेरा भी ऊर्जा बरकरार रहेगा। और कमेंट ज़रूर कीजिए, चाहे आप मतलब समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, कुछ और चाहिए, या उसमें जो अच्छा पार्ट जा रहा है, या कुछ उसमें से हटाना है, यानी किसी भी प्रकार का मॉडिफिकेशन अगर आपको चाहिए तो आप ज़रूर मतलब कमेंट लिखिए, कमेंट लिखने का आदत डालिए। एक दूसरी बात, मेरा नंबर 6206692145 है, और किसी को अगर मान लीजिए कि इस पढ़ाए हुए चीज़ों में भी कुछ पूछना हो, समझना हो, तो शाम के 6 से 9 के बीच में कॉल कीजिएगा, मैं ओवर द फोन बता दूंगा आपको। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।